देखिए, आज आपकी ये जो क्लास है एक महा मैराथन क्लास है आज आपकी बच्चों। और ये जो आपकी फिजिक्स का टॉपिक है, ये इस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी स्थिर वैद्युतिकी या वैद्युत स्थितिकी या वैद्युत स्थैतिकी। इस टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको इस चैनल में जाना होगा जिसका नाम है टेक्निकल गुरुजी मैथमेटिक्स, और इसी के लिंक से ही आपको ये वीडियो ओपन करने का मौका मिलेगा। और आप लोग इस पूरे वीडियो को यदि ध्यानपूर्वक देखेंगे, बस ये ध्यान रखें कि हम इसे आगे पीछे करके नहीं देखेंगे, इसको आप पूरा देखें, स्किप करके ना देखें। तो हम आपको ये बात बता रहे हैं, यानी विश्वास दिलाते हैं कि ये जो टॉपिक है आपकी आने वाली परीक्षा में जो बहुत ही निकट है, उसमें अत्यंत महत्वपूर्ण पार्ट है ये, और ये बहुत ही अच्छे नंबरों से आपको पास होने में आपकी मदद करेगा। तो ध्यान देते हैं। सबसे पहले हम तो ये समझ ही चुके हैं कि हमें किस लिंक से पढ़ना है, और हमें इसको लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, और हमें अपना इसमें कमेंट्स भी लिखना है, शेयर भी करना है। ये सारे काम आपको पहले जैसे ही सब करने हैं। और अब हम अपने टॉपिक की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले इसका नाम ही है स्थिर वैद्युतिकी, यानी ये बात शुरू होती है आवेश से। कहाँ से शुरू होती है? आवेश। अब देखिए, आवेश के भी 3 पार्ट हैं। आवेश कैसे कैसे हो सकते हैं, और फिर उनके अलग अलग पार्ट। पहले नंबर में आवेश को समझे कि आवेश क्या है। तो हम आपको बता दें कि आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण उसमें वैद्युत प्रभाव भी उत्पन्न होता है और चुंबकीय प्रभाव भी उत्पन्न होता है। यानी वैद्युत प्रभाव भी और चुंबकीय प्रभाव, यानी आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण उसमें वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। या आवेश किसी वस्तु का वह मौलिक गुण है जिसके कारण वह या तो वैद्युत बल आरोपित करता है और या वैद्युत बल का अनुभव करता है। ये तो थी आवेश की मूल परिभाषा। लेकिन हम बात करें कि आवेश के प्रकार या आवेश कैसे कैसे हम उत्पन्न कर सकते हैं। तो देखिए, आवेश 3 प्रकार के होंगे, यानी एक स्थिर आवेश, और हम आपको बता दें ये जो टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है, स्थिर आवेश से। एक होता है मूविंग चार्जेस, यानी गतिमान आवेश, और एक होता है आपका त्वरित आवेश, यानी एक्सीलरेशन वाला जो चार्ज होता है। ये है आवेश की आपकी क्वालिटी, यानी जो अलग अलग इसके पार्ट। तो इस आवेश द्वारा जो उत्पन्न होगा उसका नाम होगा स्थिर वैद्युत क्षेत्र। यानी स्थिर आवेश की सहायता से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी उसका नाम होगा स्थिर वैद्युत क्षेत्र। जो गतिमान आवेश द्वारा उत्पन्न होगा उसका क्या नाम होगा? यानी अभी आपने देखा स्थिर आवेश द्वारा क्या उत्पन्न होगा? स्थिर वैद्युत क्षेत्र। गतिमान आवेश द्वारा क्या क्या उत्पन्न होगा? वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र। और कहोगे सर ये त्वरित आवेश क्या है? देखो, गतिमान होना अलग होता है, त्वरित होना अलग होता है। गतिमान का मतलब है जिसमें वेग स्थिर हो, यानी कि वेग घट बढ़ न रहा हो, अर्थात त्वरण शून्य हो, वो स्थिति गतिमान की है। लेकिन त्वरित का मतलब क्या होता है? जिसमें प्रत्येक क्षण वेग परिवर्तित हो रहा हो, भले ही वो बढ़ रहा हो या घट रहा हो। तो ऐसे आवेश की यदि बात करेंगे तो इसके द्वारा आपको वैद्युत क्षेत्र भी मिलेगा
चुंबकीय क्षेत्र भी मिलेगा, साथ ही साथ इसमें मिलेंगी विद्युत चुंबकीय तरंगें। क्या नाम है इसका? विद्युत चुंबकीय तरंगें यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये इसका नाम होगा। तो ध्यान हमारा सबसे पहले यहाँ गया कि आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है स्थिर वैद्युतिकी, ये आखिरकार है किससे रिलेटेड? हमें पता चला ये आवेश यानी चार्ज का पार्ट है। स्थिर वैद्युतिकी का संबंध किससे है? स्थिर आवेश से। स्थिर आवेश समझते हो यानी जहाँ पर कणों का आदान प्रदान ना हो, आवेश स्थिर हो मूल कणों का, और यहाँ पर इसके द्वारा जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसका नाम होगा स्थिर वैद्युत क्षेत्र। ये तो थी आवेश की हम क्वालिटी को देखें। अब जो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था सर बेंजामिन फ्रैंकलिन, इन्होंने भी आवेश को दो वर्गों में बांटा। एक था आपका धन आवेश और एक था आपका ऋण आवेश। किसने बांटा था? उस वैज्ञानिक का नाम है सर बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन्होंने आवेश का जो वर्गीकरण किया दो प्रकार से किया, धनावेश और ऋणावेश। और सुनिए, ये धनावेश ऋणावेश कैसे हम समझेंगे? कोई भी वस्तु हो सामान्य परिस्थिति में उदासीन होती है, यानी उदासीन का मतलब है ना तो उसमें धनावेश होता है ना ही उसमें ऋणावेश होता है। सामान्य अवस्था में प्रत्येक वस्तु वैद्युत उदासीन होती है, अर्थात जब हम किन्हीं दो वस्तुओं को परस्पर या तो रगड़ें, अगर अचालक वस्तुएं हैं तो रगड़ने से, और यदि चालक वस्तुएं हैं तो प्रेरण या चालन। इन विधियों का नाम याद रखिएगा। चालक और अचालक समझते ही हो। चालक वस्तुएं वे वस्तुएं जिनसे वैद्युत का प्रवाह यानी जिनमें आसानी से हो जाता है। सामान्यतः सभी धातुएं वैद्युत की सुचालक होती हैं। और ये तो कंडक्टर की बात हुई। नॉन कंडक्टर यानी अचालक वस्तुएं क्या होती हैं? जिन वस्तुओं में आवेश का प्रवाह सुगमता से नहीं होता है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि होता ही नहीं है, होता है, लेकिन उसमें होता है घर्षण द्वारा। घर्षण यानी रगड़ेंगे जब उनको। जैसे सुना होगा अपनी पिछली कक्षाओं में कि कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर, तो देखिए दोनों हमारे कैसे हैं, कांच भी अचालक, रेशम की जो आपकी रेशमी कपड़ा है वो भी अचालक। लेकिन आपने पढ़ा होगा कि कांच की छड़ आवेशित हो जाती है। ना भी पढ़ा हो तो एक प्रयोग कर सकते हो। जैसे ये पेन देख रहे हो, आप इसको अपने अपने बालों में रगड़े और ले जाएं इस पेन को जमीन में, जहाँ धूल के कण या कागज के छोटे छोटे कण हैं वो इसमें चिपक जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब रगड़ा है हमने इसको तो इलेक्ट्रॉनों का क्या हुआ? स्थानांतरण। और वो भी होता है सबसे बाह्य कक्षाओं का। बाहरी कक्षाओं से जब इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं तो क्या होता है? एक वस्तु से निकलेंगे तो दूसरी वस्तु में जाएंगे, जिससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं यानी जिनमें इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाती है? कमी। वहां पर उत्पन्न होता है धन आवेश। जिसमें इलेक्ट्रॉन आके मिल जाते हैं यानी जिसमें हो जाती है अधिकता, वो हो जाता है ऋण आवेश। ध्यान रखना, सामान्य अवस्था में ये एटॉमिक स्ट्रक्चर के अनुसार ये जैसे नाभिक है, ये हमारी कक्षाएं हैं, परमाणु की मान लेते हैं। सबसे बाहरी कक्षा ये है जिसे हम संयोजी कोश भी कहते हैं। यहाँ पर दो होंगे, आप अगर देखेंगे नियमानुसार इसके बोरबरी के नियम के अनुसार 2n² के, यहाँ पर जब आप जाओगे तो दो, फिर यहाँ पर 8 होंगे, 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे फिर जितने होंगे आपके। तो अगर कभी रगड़ने के दौरान स्थानांतरण होगा तो इनका होगा या यहाँ पर आएंगे। इन्हीं इलेक्ट्रॉनों का नाम होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या नाम होता है? और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाते हैं, छोड़ देते हैं कक्षा को, उनका नाम हो जाता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। और यही मुक्त इलेक्ट्रॉन ही चालक में आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। तो ध्यान रखिए, सामान्य परिस्थिति में कोई भी वस्तु ना तो धनावेशित है ना ऋणावेशित है। और हुआ क्या? अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन चले गए
तो यहाँ प्रोटॉनों की संख्या अपेक्षाकृत इनसे ज्यादा हो गई। और होता क्या है, आपने पढ़ा होगा, प्रोटॉन का जो आवेश है, किसका आवेश, प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो प्लस का होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। और जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश है वो कितना होता है, -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। देखो एक बात और सुन लीजिए, न्यूट्रॉन में कोई आवेश होता नहीं, और इसके अलावा भी कूलम ही केवल आवेश का मात्रक नहीं है, आवेश के बहुत से मात्रक हैं। जैसे आवेश का सबसे छोटा मात्रक तो इस वैज्ञानिक के नाम पर ही है, सर बेंजामिन फ्रैंकलिन है, तो आवेश का सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन होता है, याद रखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है। और आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे और सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन। बीच में भी बहुत से मात्रक, ये जैसे कूलम आप देख रहे हो, ये एसआई पद्धति में है, और ये आपका उसमें चला जाएगा सीजीएस में, ये चला जाएगा सबसे बड़े मात्रक की श्रेणी में। बहुत से मात्रक होते हैं, एम्पियर घंटा, एव कूलम और स्थैतिक कूलम, लेकिन हम इसकी बात करेंगे और ये सबसे बड़ा होगा और ये सबसे छोटा होगा। और ये भी ध्यान रखना एक संबंध भी कि एक फैराडे में अगर कोई पूछे तो 96,500 कूलम होते हैं। ये सब ऑप्शनल क्वेश्चन बनते हैं बेटा उससे, तुम्हारे आवेश के टॉपिक से। तो ये अब तक हमने सिर्फ ये मूल जानकारी ली कि आवेश क्या है, आवेश की ये प्रकृति है, ये 3 प्रकार के हैं, लेकिन बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसको कितने भागों में बांटा, 2 प्रकार से। और धनावेश क्या होता है, जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है तो धनावेश उत्पन्न होता है, जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है तो ऋणावेश उत्पन्न होता है। इससे क्या पता चलता है कि किसी वस्तु के आवेशित होने में ना तो प्रोटॉन का कोई रोल है और ना ही न्यूट्रॉन का कोई रोल है। रोल सिर्फ किसका है, जिम्मेदारी सिर्फ किसकी है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन की। यानी अगर हमसे कभी कोई ये पूछे कि क्या ऋण आवेशित होने में इलेक्ट्रॉन की भूमिका है, तो क्या धन आवेशित होने में प्रोटॉन की, तो कतई नहीं। चाहे वो वस्तु धनावेशित हो रही हो, चाहे वो वस्तु ऋणावेशित हो रही हो, भूमिका सिर्फ किसकी है, भूमिका सिर्फ इलेक्ट्रॉन की। आप सोचिए, इधर देखिए, प्रोटॉन तो यहाँ छुपा बैठा है, यहाँ पर है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। आप ही समझिए, आप अपने घर में हैं, ये आपके घर का दरवाजा है यहाँ पर, तो आना जाना दरवाजे से होगा कि आपके सबसे अंदर वाले कमरे से होगा। यानी यहाँ तो ये मामला बहुत सुरक्षित है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है जो नाभिक के रूप में बहुत अंदर है, वो कहीं आते जाते नहीं है, वो चलनशील नहीं होते हैं। चलनशील यानी गतिमान या गतिशील कौन होते हैं, केवल और केवल इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ही जाएंगे और इलेक्ट्रॉन ही आएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वस्तु आवेशित किसके द्वारा होती है, केवल और केवल इलेक्ट्रॉनों के द्वारा ही होती है। तो अब तक हमने आवेश के बारे में पढ़ा, ये थे आवेश के मूल, आपके जो इसकी परिभाषाएं थी। कुछ और भी नियम भी ध्यान रखना, आवेश के कुछ गुण भी होते हैं, जैसे एक आवेश संरक्षण का नियम है, यानी ना तो आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही आवेश को नष्ट कर सकते हैं। बस आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। आप देखते हैं आपके घर में बोर्ड लगा होता है, वो उसमें लगा हुआ सॉकेट उच्च विभव पर है, उसमें हम चार्जर लगाते हैं अपने मोबाइल का, मोबाइल की बैटरी है, वहाँ से आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर क्या होता है, स्थानांतरित होता है। उस वस्तु से यानी हमारे मोबाइल की बैटरी में स्थानांतरित हुआ, तो क्या आवेश बर्बाद हो गया? बर्बाद नहीं हुआ, न नष्ट हुआ, ना हम उत्पन्न किए थे उसको, वो सिर्फ क्या हुआ, वहाँ से यहाँ स्थानांतरित हो गया। तो आवेश संरक्षण का नियम यही है कि आवेश को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही हम आवेश को नष्ट कर सकते हैं। बस इसे क्या कर सकते हैं, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। तो अब हम इसके आगे देखेंगे, इसके आगे का पार्ट क्या है। ये तो थी आवेश की मूल जानकारी। अब हम इसके आगे भी पढ़ेंगे कि आवेश संबंधी एक नियम है
जिसका नाम है कूलाम का नियम। आपने भी पहले भी पढ़ा होगा और आपके भी सिलेबस में अभी प्रेजेंट टाइम में है कि ये कूलाम का नियम क्या है। कूलाम का नियम है आपके किसके लिए? स्थिर बिंदु आवेशों के लिए। कैसे आवेशों के लिए? स्थिर बिंदु आवेशों में ये काम करता है कूलाम का नियम। अब आप कहोगे सर अभी तक इतने आवेश बताए और इसमें कहीं स्थिर बिंदु आवेश तो आया नहीं। तो आप ये समझिए कि जैसे ये हमने दो बिंदु ले लिए तो इनको हम स्थिर बिंदु आवेश तो कह सकते हैं, लेकिन ये वास्तविक परिभाषा नहीं है। वास्तविक बात यह है कि जब आवेशित वस्तुओं का आकार उनको मिलाने वाली रेखा की तुलना में बहुत छोटा हो तो ही हम उन वस्तुओं को बिंदु आवेश कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं आपका पूरा घर आवेशित है। इतना बड़ा एक हमने ले लिया, यहाँ पर इतनी बड़ी वस्तु या पदार्थ लिया कि हमने आपके पूरे घर को समाहित कर लिया। अब आप कहोगे सर घर तो बहुत बड़ा है, लेकिन हमने माना कि आपका घर यहाँ पर है और एक आपके कोई रिलेटिव है जिनका घर 500 किलोमीटर दूर है। अब दोनों घर आवेशित हैं, लेकिन आप सोचिए कि 500 किलोमीटर दूरी के सामने आपके घर की रेडियस या आपके घर का आकार क्या उस 500 किलोमीटर की दूरी के सामने कोई बहुत बड़ा प्रभाव रखता है? कोई प्रभाव नहीं रखता, बहुत ही सूक्ष्म स्थिति में होगा। तो इन परिस्थितियों में हम इन आवेशों को बिंदु आवेश कहते हैं। कौन सा आवेश? बिंदु आवेश। तो देखिए अब आप पढ़ने जा रहे हैं, अगला टॉपिक है इसी का रिलेटेड, जिसका नाम है कूलाम का नियम। देखो क्या है, तो इसका सबसे पहले पार्ट यानी कूलाम का नियम, इसके लिए दो बिंदु आवेश चाहिए। इनको हमने आपस में ऐसे मिला दिया। इनका नाम क्या डाल दे? एक का नाम डाल दिया आपने Q1, एक का नाम डाल दिया आपने Q2। एक को बिंदु A पर मान लें, दूसरे को बिंदु B पर मान लें और इनके बीच की दूरी क्या कर लें? R। ऐसे हमें ये नहीं पता है कि ये दोनों आवेश कैसे हैं, सजातीय हैं कि विजातीय हैं। देखो सजातीय और विजातीय तो आप समझते ही होंगे। सजातीय का मतलब होता है समान प्रकृति के आवेश। कैसी प्रकृति के? समान प्रकृति के आवेश। और विजातीय का मतलब क्या होता है? विपरीत प्रकृति के आवेश। कैसी प्रकृति के? विपरीत प्रकृति के आवेश। जैसे एक धन का है और दूसरा भी धन का है तो वो सजातीय है। यदि एक ऋण का है दूसरा भी ऋण का है तो भी वो क्या है? सजातीय है। अब अगर एक धन का है और दूसरा ऋण का है तो वो क्या होगा? विजातीय होगा। पहला ऋण का है दूसरा धन का है तो भी वो क्या होंगे? विजातीय होंगे। तो विजातीय आवेशों के बीच आप जानते हैं कौन सा बल लगेगा? आकर्षण। और सजातीय आवेशों के बीच कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण। आप वैसे भी समझ सकते हो, हमेशा विपरीत प्रकृति में ही आकर्षण होता है। चाहे आप जहां से चले जाएं, चाहे आप ये तो वैद्युत आवेश स्थान कहते हैं, चुंबक में आप चले जाओ, चुंबक में आप देखोगे वो दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी और एक दक्षिणी। अगर आप उत्तरी ध्रुव को कभी आपने देखा हो, बचपन में अगर खेला हो मैग्नेट से, अक्सर ऐसा होता है, तो कभी कभी चुंबक के दो टुकड़े आपस में ऐसे चिपक जाते हैं। और कभी कभी क्या होता है, हम जब एक टुकड़े को ले जाते हैं तो दूसरा टुकड़ा आगे की ओर भगता है ऐसे। मतलब समान प्रकृति के हो जाएंगे तो रिपल्सन फोर्स लगेगा। और अगर आपके अलग अलग है, यानी प्रकृति अलग अलग है, एक धन की एक ऋण की, या एक उत्तरी एक दक्षिणी, तो क्या होता है? फिर अट्रैक्शन फोर्स, फिर उनमें क्या लगेगा? आकर्षण। तो ये आपका प्रकृति संबंधी नियम है। जैसे आपने इनमें देखा, आवेश में देखा, यानी इनमें चुंबक में देखा, आप अपने आप में देख सकते हो। आप मेल हैं तो आपका अट्रैक्शन फीमेल की ओर होगा, आप फीमेल हैं तो आपका अट्रैक्शन मेल की ओर होगा। तो
तो सेम सिचुएशन, ये नेचुरल साइंस है फिजिक्स, सारी की सारी फैकल्टी नेचर से ही रिलेटेड है। और क्योंकि आपने भी पढ़ा होगा फिजिक्स को नेचुरल साइंस क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें प्राकृतिक घटनाओं का या प्रकृति से संबंधित घटनाओं का अध्ययन होता है, द्रव्य और ऊर्जा का पारस्परिक रूपांतरण होता है, इन्हीं के अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो जब हम फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे तो हमें इन सब की जानकारी होनी चाहिए। तो आपने अभी देखा सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण, विजातीय आवेशों में आकर्षण। तो अब आप देखें कूलाम का नियम क्या है। इस नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य, इस नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य, इस नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। अब आप कहोगे आकर्षण कब होगा, अगर Q1 और Q2 कैसे होंगे, विजातीय। विजातीय का मतलब क्या है, Q1 Q2 का जो गुणनफल है वो 0 से बड़ा ना हो बल्कि 0 से छोटा हो। तो बल कौन सा लगेगा, ये बी पॉइंट नोट कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट। कहीं कहीं लिखा होगा Q1 Q2 इज लेस देन 0 और बोलेगा बताइए इसमें इनके बीच आकर्षण बल लगेगा कि प्रतिकर्षण। अब आप इससे एनालिसिस नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप सोचिए यदि Q1 होता प्लस का 5 माइक्रो कूलम, Q2 होता माइनस का 25 माइक्रो कूलम, इनका आप गुणा कराते तो माइनस 125 माइक्रो कूलम स्क्वायर ऐसे बनता। अब आप सोचिए कि अगर हम ध्यान दें तो माइनस का अगर कोई भी मान है तो वो 0 से छोटा है, और जब छोटा है यानी कि ये विजातीय है तो बल कौन सा लगेगा, आकर्षण। यदि कहीं पर Q1 Q2 इज ग्रेटर देन 0 है तब क्या होगा, चाहे दोनों माइनस के होते, हम कहते हैं ये भी माइनस का होता है ये भी माइनस का, तो भी प्लस आता, तब भी ये ग्रेटर देन 0 होता। अगर ये दोनों प्लस के होते तो भी प्लस आता। तो इन परिस्थितियों में कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण। इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा, जब Q1 Q2 इज लेस देन 0 होगा तो कौन सा बल लगेगा, आकर्षण। जब Q1 Q2 इज ग्रेटर देन 0 होगा तो कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण। तो अब आते हैं अपने नियम में, यानी कूलाम के नियम के अनुसार, ध्यान से सुनिएगा, कूलाम के नियम के अनुसार किन्हीं दो, कितने हैं ये दो, Q1 और Q2, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों, ये स्थिर बिंदु आवेश है, पॉइंट चार्ज है। तो कूलाम के नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, या लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, या उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि परिभाषा क्या होगी इस नियम के अनुसार, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल या उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, क्योंकि नीचे लगा है, होता है। ये तो थी एक सैद्धांतिक बात। अब देखिए इसके लिए कुछ प्रयोगों द्वारा मान भी निर्धारित है। अगर आपने या प्रपोर्शनल का चिन्ह हटा एक नियतांक लगा दिया कि Q1 Q2 अपान R, अब इस K का मान आपका निर्भर करेगा कि बल का मात्रक आप कौन सा लेते हैं या आवेश का कौन सा लेते हैं। तो ध्यान दें, अगर यंकेस पद्धति में जाएंगे तो F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। उस समय आप आगे लिखेंगे न्यूटन। क्या लिखेंगे, जहां पर ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता। क्या है ये, निर्वात की वैद्युतशीलता। इसका मान भी ध्यान रखना 8.85 होते 10⁻12 और मात्रक इसका क्या होता है, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये होगा, ध्यान रखिए, ये
जो आपकी है एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता है, के क्या है उस माध्यम का परावैद्युतांक है जिसका मान परावैद्युत पदार्थों के लिए 1 से अधिक, निर्वात या वायु के लिए 1 होता है और धातुओं के लिए अनंत होता है। अब ये एमकेएस पद्धति के लिए सूत्र था कूलाम के नियम का। अगर कहीं आपसे धोखे से ये कह दे सीजीएस पद्धति का बताओ, तो सीजीएस पद्धति का क्या होगा, यानी जो 4-5 प्रणाली आपने पढ़ी है, कहीं एमकेएस, एसआई, सीजीएस, एफपीएस यानी ब्रिटिश प्रणाली, तो हम सीजीएस की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये वाली प्रणाली। तो इसके अनुसार F = ये हट जाता है, सिर्फ Q1 Q2 अपान R स्क्वायर और न्यूटन के सामने क्या लग जाएगा, डाइन। क्या लग जाएगा, डाइन। यानी इस प्रकार से जो आपने अभी पढ़ा ये था कूलाम का नियम, यानी ये दूसरा टॉपिक था। आज हम आपको बता दें इस क्लास में आपको लगभग पूरा का पूरा ये पार्ट यानी स्थिर वैद्युतिकी का पढ़ने को मिलेगा। पूरे धैर्य के साथ देखिए। अभी जो सबसे पहला टॉपिक था वो पहले आपको प्रस्तावना के रूप में, परिचय के रूप में आवेश के बारे में बताया गया। उसके बाद जो आपकी किताब में एक नियम है कूलाम का नियम, उसके बारे में बताया गया। अब हम ये देख रहे हैं कि इसके बाद जो इसमें और भी अन्य टॉपिक हैं आपकी किताब में, एक गुरुत्व का नियम है। किसका नियम है, एक गुरुत्व का नियम, उसके भी बारे में अभी हम आपको बता रहे हैं कि गुरुत्व का नियम क्या है, फिर वैद्युत बल रेखाएं क्या हैं, वैद्युत क्षेत्र क्या है, इसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। तो देखिए अभी जो आपने पढ़ा था ये था कूलाम का नियम, और इसके द्वारा जो ये बल लगता है इसका नाम होता है विद्युत चुंबकीय बल। क्या नाम होता है, विद्युत चुंबकीय बल। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है गुरुत्व बल। गुरुत्व बल यानी गुरुत्व संबंधी बातें किसने बताई हैं, जिनका नाम है सर आइजैक न्यूटन। बहुत ही महान वैज्ञानिक अपने साइंस के क्षेत्र में, जिन्होंने हमें लगभग भौतिक विज्ञान को चलना सिखाया। उनका नाम है श्रीमान जी आइजैक न्यूटन, यानी सर आइजैक न्यूटन। उन्होंने हमको गुरुत्वाकर्षण संबंधी जो नियम बताया उसी के अनुसार हम गुरुत्व बल की यहाँ पर चर्चा करते हैं। देखिए ये जो अभी आपका लग रहा था विद्युत चुंबकीय बल, ये लग रहा था किन्हीं दो आवेशों के मध्य, बिंदु आवेशों के मध्य, लेकिन ये जो गुरुत्व बल लगता है ये दो पिंडों के बीच लगता है या किन्हीं दो पदार्थ के कणों के बीच, जिनका हम पहले का नाम यम1 और दूसरे का नाम यम2 डाल सकते हैं। आप दूरी यहाँ भी इनके बीच की क्या मान सकते हैं, r, लेकिन अब क्या है इनकी सिचुएशन अलग अलग हो जाएगी। पहले क्या था, पहले था विद्युत चुंबकीय बल, लेकिन अब क्या बताने जा रहे हो, गुरुत्व बल। तो ध्यान देना ये किसके अनुसार है, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण संबंधी नियम के अनुसार, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण संबंधी नियम के अनुसार। तो देखिए क्या होता है, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण संबंधी नियम के अनुसार किन्हीं दो पदार्थिक कणों के बीच लगने वाला, हाँ एक बात और, हमने विद्युत चुंबकीय बल में तो बताया था कि आकर्षण या प्रतिकर्षण, लेकिन इसकी मुख्य बात गुरुत्वाकर्षण बल और गुरुत्व बल में थोड़ा सा अंतर होता है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। गुरुत्वाकर्षण बल में तो आप कोई भी दो पिंड ले सकते हो, लेकिन गुरुत्व बल में पृथ्वी का होना बहुत जरूरी है, यानी एक पिंड के रूप में स्वयं पृथ्वी होगी। बहुत ही अहम बात है, गुरुत्व बल में पृथ्वी एक पिंड के रूप में स्वयं होगी और कोई दूसरा पिंड होगा, तब दो होंगे मिलके। और गुरुत्वाकर्षण बल में क्या है, कोई भी दो पिंड आप ले। तो हम सामान्यतया कहते तो गुरुत्व बल है, लेकिन हम पृथ्वी को पिंड मानकर कहाँ कहाँ ले जाएंगे, क्या हम पृथ्वी को ले जा सकते हैं क्या? पृथ्वी को तो हम सिर्फ मानक के रूप में यूज करेंगे। इसलिए नाम भले ही गुरुत्व बल हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन परिभाषा किसकी देते हैं,
गुरुत्वाकर्षण बल की। गुरुत्वाकर्षण बल के लिए पिंड आवश्यक है, लेकिन गुरुत्व बल के लिए एक पिंड के रूप में पृथ्वी का होना परम आवश्यक है। तो पृथ्वी लेते तो हम यहाँ यमी लिखते, हम यहाँ पृथ्वी तो लिख लेते। तो दोनों में अंतर आप समझ गए। गुरुत्व बल किसे कहते हैं? यानी पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, पृथ्वी द्वारा उस वस्तु में लगने वाले इस बल को गुरुत्व बल कहते हैं। और अगर बोले कोई गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, तो ब्रह्मांड में स्थित पूरे यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के बीच, चाहे वो खगोलीय पिंड ही क्यों ना हो, उनके बीच जो बल लगेगा वो होगा गुरुत्वाकर्षण बल। तो इनमें दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। बाकी एक सूत्र आपके किसके अनुसार देखें, न्यूटन के अनुसार। तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण संबंधी नियम के अनुसार किन्हीं दो पदार्थ के कण है, छोटे कण क्यों लिए, जिससे इनकी रेडियस इस दूरी को प्रभावित ना करे। तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण संबंधी नियम के अनुसार किन्हीं दो पदार्थिक कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल, ये केवल आकर्षण होगा, लगने वाला आकर्षण बल इनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी यह प्रोपोर्शनल हटेगा, एक नियतांक लगेगा g, कैपिटल G, m1 m2 अपान r²। यहाँ से आगे ऐसे लगा देना न्यूटन। ये कैपिटल G क्या है, इसको बोलते हैं हम गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक ऐसे। तो अब अगर ये गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है, इसका नाम सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक भी होता है, क्योंकि ये इसका मान कभी भी नहीं बदलता है। स्मॉल जी का तो मान बदलता है, लेकिन कैपिटल जी का मान कभी नहीं बदलता है। स्मॉल जी का मान सामान्य परिस्थितियों में 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये ध्यान रखना ध्रुवों पर सबसे अधिक भूमध्य रेखा पर, यानी विषुवतीय तल में, कौन से तल में, विषुवतीय तल में सबसे कम। ये ध्यान रखना स्मॉल जी के बारे में। कैपिटल जी का मान सदैव 6.67 गुणते 10⁻11, और आपको मात्रक यहाँ से देखना है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, ये कैपिटल जी का मान है और ये स्मॉल जी का मान है। स्मॉल जी चेंज होता रहता है स्थितियों के अनुसार, लेकिन कैपिटल जी कभी भी नहीं बदलता, इसीलिए इसका नाम यूनिवर्सल यानी सार्वत्रिक ग्रेविटेशनल यानी गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक यानी कांस्टेंट। तो चलिए, अब हमने अपने इस टॉपिक को भी पूरा किया। अब हम देखते हैं इसके बाद है वैद्युत बल रेखाएं। क्या है आपके कोर्स में वैद्युत बल रेखाएं क्या है, वैद्युत क्षेत्र क्या है, इसके बारे में अब हम चर्चा करते हैं। तो वैद्युत बल रेखाएं पढ़ने से पहले हम आपको पढ़ाते हैं वैद्युत क्षेत्र क्या है। दोनों है आपके सिलेबस में, वैद्युत क्षेत्र भी है और वैद्युत बल रेखाएं भी हैं। देखिए जरा वैद्युत क्षेत्र क्या है। कुत्ता पाला है कभी आपने अपने घर में? नहीं पाला होगा तो मोहल्ले में देखा होगा। मतलब हमारे ये कहने का ये है कि हर व्यक्ति का अपना अपना क्षेत्र होता है। एक कुत्ता भी यहाँ रहता है, उसके आसपास की कुछ रेडियस रहती है। इसमें अगर कोई दूसरा आता है, उसका मित्र आएगा तो व्यवहार पूर्वक उसको बुलाएगा, और यदि उसका शत्रु है तो भौंक के उसको भगाएगा। वैसे ही हाल आवेश का है, उसका भी क्षेत्र, आवेश का भी अपना क्षेत्र। यानी किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश या तो आकर्षण का अनुभव करे या प्रतिकर्षण का अनुभव करे, वही क्या है, उस आवेश का वैद्युत क्षेत्र होता है। तो वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा ध्यान रखिए, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश
आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, क्या कहलाता है? उस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी इसी में जुड़ी हुई है। इसका फार्मूला है, याद कर लो, E बराबर F अपान Q नॉट, मात्रक न्यूटन प्रति कूलम। यानी इसको Q नॉट को क्या बोलते हैं? परीक्षण आवेश। क्या बोलते हैं? परीक्षण आवेश क्या होता है? यह एक अत्यंत लघु यानी बहुत छोटा धन बिंदु आवेश होता है, जिसका अपना तो कोई वैद्युत क्षेत्र होता ही नहीं, बस ये दूसरे की परीक्षा लिया करता है। यानी इसके स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं, लेकिन दूसरे को दूसरा इसे प्रभावित कर सकता है, लेकिन ये दूसरे को प्रभावित नहीं करेगा। ध्यान रखना इस परीक्षण आवेश को, इसको हमेशा Q नॉट से इंडिकेट करते हैं। तो परिभाषा देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, सुनिए क्या बोलेंगे इसमें? किसी परीक्षण आवेश Q नॉट पर लगने वाले बल F तथा परीक्षण आवेश Q नॉट के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे कैपिटल E से प्रदर्शित करेंगे और इसका सूत्र ये होगा, मात्रक क्या होगा? न्यूटन प्रति कूलम। ये तो थी बात परीक्षण आवेश के संदर्भ में। और एक सूत्र और इसका ध्यान से सुन लीजिए कि ये तो सूत्र में इस सूत्र का प्रयोग भी होगा आगे भी। किसी बिंदु आवेश के कारण, किसके कारण? किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वो क्या है? कैपिटल E बराबर 1/4πε0 K इंटू Q अपान R स्क्वायर। अब इसमें K का स्थान तब तक है जब माध्यम है, और जब माध्यम नहीं है, निर्वात या वायु है, तो K का मान 1 होगा। और इसका मात्रक वही न्यूटन प्रति कूलम। देखो अभी हम आपसे बात कर रहे थे उस वैद्युत क्षेत्र के संदर्भ में, कुत्ते के संदर्भ में। देखो इसका प्रयोग हो रहा है, प्रैक्टिकल चल रहा है, तो इसको आप ध्यान से सुने कि अब इस समय कोई न कोई उसके क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है या कुछ गतिविधियां हो रही हैं, तो अब उस क्षेत्र उसका अपना प्रभाव दिखा रहा है। देखो थ्योरी के साथ साथ में प्रैक्टिकल भी चल रहा है, अब आप इसका भी अनुभव कर सकते हैं। आगे देखिए, अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बाद हम बात करेंगे वैद्युत बल रेखाओं की, कि वैद्युत बल रेखाएं क्या है। तो देखिए वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? वैद्युत क्षेत्र में खींचे गए वे काल्पनिक निष्कोण वक्र। हेडिंग क्या है? वैद्युत बल रेखाएं। टॉपिक थोड़ा सा चेंज है, वैद्युत बल रेखाएं। परिभाषा क्या होगी? वैद्युत क्षेत्र में खींचे गए वे काल्पनिक निष्कोण वक्र जिनमें स्वतंत्र एकांक धनावेश चलता है, उन्हें हम वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। देखिए वक्र कैसे बनेंगे? अगर कोई धनावेश है तो वैद्युत बल रेखाएं अनंत की ओर जाती हुई प्रतीत होंगी। अगर कोई यहाँ से हम धनावेश की बात करें तो वैद्युत बल रेखाएं क्या होंगी? अनंत की ओर जाती हुई प्रतीत होंगी। और यदि कोई ऋणावेश है तो क्या होगा? तो फिर वैद्युत बल रेखाएं अनंत से आती हुई प्रतीत होंगी। दोनों में थोड़ा थोड़ा फर्क होता है, ये आप थोड़ा सा ध्यान दें। ये किसका है सिंबल? ये है ऋणावेश का और ये है धनावेश का, तो इसके बारे में भी ध्यान रखना। क्या बोलेंगे? धनावेश के कारण आपने क्या देखा कि वैद्युत बल रेखाएं अनंत से यानी अनंत की ओर जाती हुई, और ऋणावेश के कारण अनंत से आती हुई प्रतीत होती हैं। और भी होता है, इनमें बहुत से नियम है। ये बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं, क्योंकि एक ही बिंदु पर दो दिशाएं संभव नहीं है। और एक खास बात आपको यह भी ध्यान रखना है कि ये बल रेखाएं धन आवेश से अगर निकलती हैं और तो समाप्त कहाँ होंगी? ऋणावेश पर। और
वैद्युत बल रेखाओं के बाद आपकी किताब में जो टॉपिक आ रहा है उसको भी हम देखते हैं कि आपकी किताब में क्या है। इसके बाद है वैद्युत विभव। क्या है आपकी किताब में? वैद्युत विभव क्या है, फिर वैद्युत द्विध्रुव क्या है इसके संदर्भ में, और वैद्युत विभव से पहले ही एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भी फार्मूला है, वैद्युत विभवांतर है, इसी से संबंधित सारे पार्ट हैं। चलिए अब हम इस पर भी चर्चा करते हैं कि क्या होता है ये वैद्युत विभव, क्या होता है वैद्युत विभवांतर, इसके संदर्भ में भी पढ़ेंगे। तो देखिए जरा, वैद्युत विभव क्या है? वैद्युत विभव, दोनों में थोड़ा थोड़ा सा फर्क है। वैद्युत विभव एक अलग मैटर है और वैद्युत विभवांतर एक अलग। थोड़ा इसको ध्यानपूर्वक देखिए। मात्रक दोनों का सेम होता है। वोल्ट आप इसे भी कह सकते हैं और इसे भी आप वोल्ट बोलेंगे, इसका भी आप जूल प्रति कूलाम बोल सकते हैं और इसे भी आप जूल प्रति कूलाम कह सकते हैं। सूत्र दोनों के सेम होंगे, V = W/Q, और यहाँ पर भी या W/Q0 या VA - VB = W/Q। अब आप देखिए परिभाषा में क्या डिफरेंस है। वैद्युत विभव की क्या परिभाषा है? वैद्युत विभव की परिभाषा ये है कि वैद्युत विभव में आप इस प्रकार से बोलेंगे कि किसी परीक्षण आवेश को कहाँ से? अनंत से। किसी परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में, कहाँ से? क्या बताओगे आप? किसी परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य W तथा परीक्षण आवेश Q0 के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। तो वैद्युत विभव की परिभाषा क्या बताओगे? किसी परीक्षण आवेश को कहाँ से? अनंत से। अनंत का मतलब समझते हो? किसी परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उस कार्य तथा परीक्षण आवेश Q0 के अनुपात को क्या कहते हैं? उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। अब वैद्युत विभवांतर क्या है? वैद्युत क्षेत्र के अंदर किन्हीं, यानी अब देखो यहाँ अनंत से नहीं लाना है, वैद्युत क्षेत्र के अंदर ही किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य W तथा परीक्षण आवेश Q0 के अनुपात को उन बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर कहते हैं। दोनों में अंतर है। वैद्युत विभवांतर में क्या बताएंगे? वैद्युत क्षेत्र के अंदर, और उसमें क्या था? अनंत से लाते थे, और इसमें वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य W तथा परीक्षण आवेश Q0 के अनुपात को क्या कहते हैं? उन बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर कहते हैं। तो ध्यान रखना, वैद्युत विभव क्या है, वैद्युत विभवांतर क्या है। दोनों राशियां अदिश हैं और दोनों के मात्रक समान हैं, बस सूत्रों में थोड़ा थोड़ा सा फर्क था परिभाषाओं के अनुसार, वो भी हमने आपको बता दिया। अब आप इसके बाद देखें अपनी किताब में, वैद्युत विभव और विभवांतर के बाद नंबर आता है वैद्युत फ्लक्स का। किसका नंबर आ रहा है? वैद्युत फ्लक्स क्या है? वैद्युत फ्लक्स के बाद फिर गॉस थ्योरम के कुछ अनुप्रयोग। तो देखिए वैद्युत फ्लक्स क्या है। वैद्युत फ्लक्स को हम वैद्युत अभिवाह भी कहते हैं।
फाई होता है, फाई से इसको हम प्रदर्शित करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो फाई ई लिख देंगे। फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर है, ये इसका मेन फार्मूला है। या फाई ई बराबर ई डॉट ए को आप ई ए कास थीटा भी लिख सकते हैं। ये है इसके फार्मूले। और वैद्युत फ्लक्स भी एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश, यानी स्केलर क्वांटिटी है। और वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या होती है? वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से, और पृष्ठ अगर बंद हो तो बहुत अच्छा है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ से, बंद का मतलब समझते हो, जिसमें आयतन निकाला जा सके, वो बंद होता है। अब जैसे हम कागज ले लें तो उसमें पृष्ठ होगा समतल, लेकिन वो बंद नहीं है। बंद हम उसी को कह सकते हैं जिसकी लंबाई चौड़ाई के साथ साथ मोटाई का भी अस्तित्व हो, यानी जिसमें हम आयतन जिसका निकाल सकें, हम उन्हीं पृष्ठों को सामान्यतया बंद पृष्ठ कहते हैं। और या तो फिर समतल पृष्ठ को घुमा के बंद किया जाए, जिससे बीच में खोखला रह जाए तो रह जाए। कुल मिलाकर के हमें अगर बंद कर देंगे तो उसका भी आयतन निकाला जा सकता है। तो हमें आयतन से अगर मतलब है, आयतन अगर संभव है तो बंद, आयतन नहीं है तो फिर संभव, यानी फिर उसको हम बंद नहीं कहेंगे। तो इसकी परिभाषा क्या है वैद्युत फ्लक्स की? कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले या गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की जो संख्या होती है, उन्हीं की माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है और इसका फार्मूला वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर ई डॉट है, और या ई ए कास थीटा राशि अदिश है। अब आप समझते हो, यहाँ से मात्रक भी देख सकते हो। ई तो था, ई थी आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी न्यूटन प्रति कूलम या अपान क्यू से। लेकिन आप सोचो ए लगा है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ऐसा इसका मात्रक रहेगा। तो बस अब हम वैद्युत फ्लक्स के बाद फिर हम देखते हैं गॉस थ्योरम। देखो गॉस थ्योरम क्या है, गॉस की प्रमेय क्या है? गॉस की प्रमेय के अनुसार, गॉस की प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ में उपस्थित आवेश Q का 1 अपान, यानी उस पृष्ठ में उपस्थित जो नेट आवेश है उस Q का 1 अपान एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ध्यान रखना, गॉस थ्योरम, गॉस की प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला नेट वैद्युत फ्लक्स या कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घिरे हुए नेट आवेश Q का 1 अपान एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। यही है गॉस थ्योरम, यानी गॉस थ्योरम का मेन पार्ट। इसके अनुप्रयोग तो बहुत सारे हैं। जैसे एक पहला अनुप्रयोग है आपकी किताब में है, अनंत लंबाई के एक सीधे धारावाही चालक तार के निकट उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके लिए फार्मूला याद रखना, E बराबर लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, E बराबर लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ध्यान रखिएगा, मात्रक वही रहेगा न्यूटन पर कूलम। लैम्डा क्या है? रेखीय घनत्व, इसको ध्यान दे लें। लैम्डा रेखीय घनत्व, तो सिग्मा क्या है? पृष्ठ घनत्व, पृष्ठ घनत्व। और रो क्या है? आयतन घनत्व। इन तीनों को समझ लीजिए पहले, फिर सूत्र तो आपको याद ही रखना है। अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के निकट उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। लैम्डा क्या है? रेखीय घनत्व। तो इसका सूत्र ध्यान रखना Q अपान L, इसका सूत्र ध्यान रखना Q अपान A, इसका सूत्र ध्यान रखना Q अपान V। लैम्डा की परिभाषा बहुत आसान, किसी चालक की एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को, रेखीय घनत्व आवेश का, किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को, आवेश का पृष्ठ घनत्व, किसी चालक के एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को, आयतन घनत्व। इस प्रकार से इन तीनों परिभाषाओं को हम ध्यान रखेंगे। छोटी छोटी जरूर है लेकिन ध्यान रखना।
क्या ध्यान रखोगे? देखिए घनत्व को, किसी चालक की एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या बोलेंगे? इसका देखिए घनत्व आवेश का पृष्ठ है तो एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को, आयतन घनत्व है तो एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को। और एक फार्मूला होता है, उसमें भी गॉस की प्रमेय का प्रयोग होगा, जहां होगा अनंत विस्तार की एक समतल आवेशित अचालक प्लेट के समीप उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसका भी फार्मूला E बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, E बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ध्यान रखना ये किसके लिए है? वो था अनंत लंबाई के सीधे तार के लिए, और ऐसे भी बोल सकता है लंबे ऋजुरेखीय आवेशित तार के निकट। और इसमें क्या बोलेगा? अनंत लंबाई के, कैसी लंबाई? अनंत लंबाई के या अनंत विस्तार के, लंबाई को उसमें जाएगा, अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक प्लेट या चादर के समीप उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन। और आगे आप चलते हैं, एक छोटा सा टॉपिक आपकी किताब में और भी है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी वैद्युत द्विध्रुव। इसके भी बारे में सुनना बहुत जरूरी है। इसके बाद आपकी किताब में एक छोटा सा पार्ट बचेगा इस टॉपिक का जिसका नाम होगा कैपेसिटर, और इसी के साथ कैपेसिटर के साथ आपका ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। तो पहले अभी हम आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा रहे हैं, इसके बाद बस कैपेसिटर है। कैपेसिटर यानी संधारित्र, जिसका उपयोग दैनिक जीवन में बहुत होता है, और कैपेसिटर के साथ आपका ये टॉपिक पूरा हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का काम पूरा हो जाएगा। और बस ये समझ लीजिए कि आपके कार्य का 70% भाग पूरा हो चुका है, और 70 से 75% धैर्य बनाए रखें, पूरा अंत तक आप इसको इत्मीनान से देखें। हम ये जानते हैं कि जो ये नया टॉपिक अब फिर से आया जिसका नाम है वैद्युत द्विध्रुव, ये क्या है? इसमें आपको इस तरह से बोलना है, दो समान, इसमें ध्यान देना जरा, वैद्युत द्विध्रुव अलग होता है और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण अलग होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण अलग है और वैद्युत द्विध्रुव अलग है। तो थोड़ा सा ध्यान दें इसको, क्या होगा इसमें? वैद्युत द्विध्रुव में ये बताएं, दो समान परंतु विपरीत आवेश, दो समान परंतु विपरीत आवेश जब एक दूसरे से अत्यंत अल्प दूरी पर, दो समान परंतु विपरीत आवेश, यानी अगर इधर प्लस क्यू हो तो इधर माइनस क्यू, तो दो समान नहीं है परिमाण में, लेकिन प्रकृति कैसी है? उल्टा, एक ऋण की तो दूसरी धन की। तो दो समान परंतु विपरीत आवेश जब एक दूसरे से अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित हों तो ऐसे निकाय को यानी ऐसे सिस्टम को क्या बोलेंगे? वैद्युत द्विध्रुव। तो वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा क्या हो गई? दो समान परंतु विपरीत आवेश जब एक दूसरे से अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित हो तो ऐसे निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे NH3, H2O, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ये जितने भी हैं इनके सभी अणु इलेक्ट्रिक डाइपोल जैसा ही व्यवहार करते हैं, ध्यान रखिएगा। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा क्या है? दो समान परंतु विपरीत आवेशों में से कोई एक आवेश ले लो, चाहे प्लस का चाहे माइनस का, और इनके बीच की दूरी 2l के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। मात्रक समझ ही जाओगे, 2l से हो गया मीटर और q से हो गया यानी लंबाई से हो गया मीटर, q से हो गया कूलाम, तो मात्रक क्या हो गया? मीटर कूलाम या कूलाम मीटर। तो अब बीमा अगर निकलवानी पड़े तो मीटर से हो गई यल और कूलाम की हो गई IT यानी AT। तो हमारे लिए इसकी बीमा भी निकला यल AT या ATL, जो भी आप कहना चाहो। तो हमने अब तक ये देखा वैद्युत द्विध्रुव क्या था। वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा आपने ये देखी कि दो समान परंतु विपरीत आवेश जब एक दूसरे से अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित हो तो ऐसे निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं।
अगर बात वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की हो तो दो समान परंतु विपरीत आवेशों में से एक आवेश तथा इनके बीच की दूरी 2l के गुणनफल को वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अब थोड़ा सा अगर ये आपने पढ़ा ही है तो इसको और थोड़ा सा डिटेल में देख लीजिए। इसके अनुसार ही कुछ फार्मूले और भी होते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात चले, जब बात आए अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति की, अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति की बात आए तो देखिए क्या होगा। जब अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति में, ऐसे कह दे वैद्युत ध्रुव की अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इनटू 2p/r3। क्या आएगा फार्मूला? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इनटू 2p/r3। मात्रक हमेशा वही रहेगा, न्यूटन प्रति कूलम। अब अगर बात कहीं आ जाए वैद्युत ध्रुव की निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति की, निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति की, तो मालूम है क्या होगा? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इनटू 2p के स्थान पर p/r3। ये क्या होगा? ये भी न्यूटन प्रति कूलम। अब अगर अक्षीय निरक्षीय ना हो, किसी भी कोण पर अगर हमें ज्ञात करना हो तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू p/r3 इंटू √1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। ये तीनों फार्मूले ध्यान रखना। वैद्युत ध्रुव की एक है अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति के लिए, एक है निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति के लिए, एक है किसी भी स्थिति के लिए, किसी भी कोण के लिए। अब आप अगर इसी में रख देंगे अक्षीय में तो थीटा का मान 0 होगा, तो 3 और +1 4, यानी यहाँ से 2p बन जाएगा। निरक्षीय में रखोगे 90 डिग्री कोण बनेगा, cos 90 0 हो जाएगा, 1 आएगा, 1 से 1 ही आएगा, यानी ये आ जाएगा। तो हमें ये तीनों फार्मूले ध्यान रखना है। अब हम इसके बाद बात करते हैं संधारित्र की, यानी कैपेसिटर क्या है और उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे ही ये कार्य होगा आपका कार्य इस चैप्टर का संपूर्ण हो जाएगा। आप लोग इससे संबंधित न्यूमेरिकल लगाएं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ें, और यदि कोई क्वेश्चन आपको समस्या उत्पन्न करता है तो आप लगातार इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको उन प्रश्नों का भी हल आपकी परीक्षाओं से पहले जरूर मिलेगा। इसके लिए अगर आपको उन प्रश्नों का भी हल चाहिए तो चैनल से लगातार संपर्क में रहें, क्योंकि इसमें लगातार इस सब्जेक्ट का भी अपडेट जारी होता रहेगा, जिसको आप समय समय पर देखें और अपनी परीक्षाओं में उसका लाभ लें। फिर देखिए ये संधारित्र आपका अंतिम टॉपिक है, जिसका नाम है कैपेसिटर यानी संधारित्र। संधारित्र क्या है, यानी संधारित्र के बारे में हम क्या कह सकते हैं? संधारित्र एक ऐसा समायोजन है। देखिए एक सैद्धांतिक परिभाषा है, एक प्रायोगिक परिभाषा है, एक चित्र के अनुसार है, सब कुछ हम आपको बता रहे हैं। संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसके आकार में बिना कोई चेंजमेंट किए, यानी जिसके आकार में बिना कोई परिवर्तन किए हम आवेश की पर्याप्त मात्रा को संचित कर सकते हैं। संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसके आकार में बिना कोई परिवर्तन किए आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। ये आवेश की एक सैद्धांतिक परिभाषा थी। अब अगर आवेश की आपको संधारित्र की आपको देखनी है प्रैक्टिकल, तो इसमें ऐसी दो प्लेटें होंगी, यानी दो चालकों का ऐसा युग्म जिनमें बराबर परंतु विपरीत आवेश हो, तो ऐसे भी समायोजन को हम संधारित्र कहते हैं। यानी संधारित्र इस प्रकार से भी आप बनाएंगे तो ऐसा ही बनाएंगे। लेकिन अगर आप परिपथों में प्रयोग करेंगे या आप देखेंगे कहीं हमको भविष्य में संधारित्र कोई मिल जाए तो हम पहचानेंगे कैसे? तो देखो ऐसे ऐसे बने होते हैं इलेक्ट्रिक परिपथों में जो लगते हैं। आपने ऐसे भी देखे होंगे कि कहीं न कहीं किसी भी बिजली वाले की दुकान में
इस प्रकार से ये बने हुए, ये सब कैपेसिटर हैं, यानी जो कंडेंसर आप देखते हैं जो आपके फैन में लगे या जो भी, ये सब ये इनकी प्रायोगिक आकृति है। इस प्रकार से जो आपको मिलेंगी पिनें वो संधारित्र होती हैं। ये आप ध्यान दीजिए, ये तो किताब में बना हुआ मिलेगा, दैनिक जीवन में इस तरह से संधारित्र मिलेंगे जिनका उपयोग आपके सारे इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में क्षमता को घटाने या बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो संधारित्र के बारे में आपने ये समझा कि संधारित्र क्या है। संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसके आकार में बिना कोई परिवर्तन किए हम आवेश की पर्याप्त मात्रा को संचित कर सकते। इसका एक भी प्रायोगिक और भी उदाहरण है, वो ये परिभाषा भी ध्यान रखना, दूसरी भी, किन्हीं दो चालकों का ऐसा युग्म जिनमें बराबर परंतु विपरीत आवेश हो, वो भी युग्म एक संधारित्र होता है। संधारित्र की धारिता क्या है, यानी C। संधारित्र की धारिता C बराबर Q/V, यानी कि संधारित्र की धारिता की परिभाषा भी आप दे सकते हो कि संधारित्र की प्लेटों के बीच उपस्थित, यानी संधारित्र की धारिता C = Q/V जैसे है, तो Q का मतलब क्या है, इस आवेश से है। तो क्या हो गई परिभाषा, किसी संधारित्र को दिए गए आवेश Q तथा उसके विभव में हुई वृद्धि V के अनुपात को उस संधारित्र की धारिता कहते हैं। अगर बात कभी संधारित्र की धारिता की है तो क्या बताओगे, किसी संधारित्र को दिया गया आवेश Q तथा उसके विभव में हुई वृद्धि V के अनुपात को संधारित्र की धारिता कहते हैं। और इसका मात्रक क्या होता है, फैरड। ध्यान रखना, क्या होता है मात्रक, फैरड होता है संधारित्र की धारिता का। तो अब तक हमने पढ़ा संधारित्र क्या है, संधारित्र होते कैसे हैं, संधारित्र की धारिता क्या है। अब अभी हमने एक नाम लिया कि संधारित्र का उपयोग, भाई कभी कभी क्षमता हमें बढ़ानी पड़ती है, कभी कभी घटानी पड़ती है, तो इसके लिए दो इसके संयोजन है। संयोजन तो और भी है लेकिन मुख्यतः दो ध्यान रखना, एक है श्रेणी क्रम संयोजन और एक है आपका समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन, तो ध्यान दें, श्रेणी क्रम संयोजन जब होगा तो फार्मूला ये लगेगा 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। समांतर क्रम जब संयोजन लगेगा तो C बराबर C1 + C2 + C3। बात यहाँ पर ये है कि श्रेणी क्रम के लिए, कौन से क्रम के लिए, श्रेणी क्रम संयोजन में आप अपान में रखेंगे, समांतर क्रम में ऐसे। तो सीधी सी स्पष्ट बात है कि जब हमें धारिता घटानी होगी तो इनका उपयोग श्रेणी क्रम में करेंगे और जब बढ़ानी होगी तो इनका उपयोग समांतर या पार्श्व क्रम में करेंगे। तो इस प्रकार से देखिए बच्चों, आपका आज का ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अपनी इस मैराथन क्लास की मदद से अपने इस टॉपिक को कंप्लीट करें और इसको अपनी परीक्षाओं से पहले विधिवत तैयार करें। और आपको जल्द ही अगला वीडियो मिलेगा। तब तक आप लगातार इस चैनल से जुड़े रहें और इसे लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। ठीक, ओके, धन्यवाद।